पूरे 2 साल बाद एक व्यक्ति अपने घर आ रहा होता है। वो विदेश में रहता था और विदेश में जब रहता था तो वहाँ पर बहुत पैसा कमाता था। लेकिन जैसे ही वो हवाई जहाज से उतर कर स्टेशन पर जाता है और ट्रेन में बैठता है तो रायबरेली से पहले उसकी ट्रेन रुकती है। तो वो सोचता है कि मैं कुछ खा पी लेता हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। और वो जैसे ही व्यक्ति उस ट्रेन से उतरता है और स्टेशन पर जाता है तो वो देखता है कि उसके बूढ़े माँ बाप भीख मांग रहे हैं। और जो उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं वो इस व्यक्ति को देख नहीं पाते और उससे कहते हैं कि साहब हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब वो देखता है इस चीज़ को तो वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने रोने लगता है। और जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसकी धर्मपत्नी भी भीख मांग रही थी। और वो जब उन्हें देखता है तो उनसे पूछने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर भीख क्यों मांग रहे हो। और उसके बूढ़े माँ बाप और जो धर्मपत्नी होती है वे भी रोने लगती है। उसकी धर्मपत्नी जो होती है उसके पैरों में पड़ जाती है और खूब सिसके देकर रोने लगती हैं। और यहाँ पर इनके साथ क्या हुआ था जो इन्हें भीख मांगनी पड़ रही है। और जिसका लड़का विदेश में रहता था उन्हें की ऐसी कैसी दुविधा आई उन पर जो उन्हें भीख मांगनी पड़ रही है। तो जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है, जहाँ पर 2 भाई रहते थे। एक का नाम योगेश था और एक का नाम ओमकार था। योगेश जो होता है ये बड़ा था और ओमकार जो होता है ये छोटा था। योगेश की उम्र 25 साल थी और ओमकार की उम्र 21 साल थी। ये दोनों ही भाई अपने बूढ़े माँ बाप के साथ एक रायबरेली के गाँव में रहते थे। अब ये रायबरेली के एक गांव में रहते थे। उनके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी थी, उसमें ही करते थे और उसमें ही खाते थे। योगेश की शादी हुई थी लेकिन इसके भी बच्चे नहीं थे। अब इसके माँ बाप सोचते हैं कि हमें ओमकार की भी शादी कर देनी चाहिए, इसकी भी उम्र हो रही है, इसका भी घर बसा देना चाहिए और हमारा पता नहीं हमें कब क्या हो जाए। अब ये ओमकार के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन ओमकार की जो भाभी होती है योगेश की पत्नी, वो कहीं ना कहीं चाहती थी कि ओमकार की शादी ना हो, वो ऐसे ही रहे और वो मेरे लिए कमाए और जो पैसा आ रहा है वो हमारे पास ही आए। लेकिन ओमकार के जो माता पिता होते हैं वे चाहते हैं कि इसकी शादी हो जाए। अब उसके लिए लड़की देखने लगते हैं। उनके पास के ही गांव में एक लड़की मिलती है जिसका नाम खुशी होता है, जिसकी उम्र 19 साल होती है। उस लड़की के माँ बाप नहीं होते और जो उसका एक भाई होता है, चचेरा भाई होता है, वही उसकी साथ रहता था और वही उसकी देखभाल करता था और वही उसकी जिम्मेदारी निभाता था। अब चचेरा भाई जो होता है खुशी की शादी ओमकार से करवा देता है। अब ओमकार से शादी करने के बाद जब खुशी उसके घर आती है तो वो देखती है कि खुशी जो ओमकार है वो उसकी बात सुनता ही नहीं है, जो अपनी भाभी की बात सुनता है। अब खुशी उससे कुछ बात कहती, उससे कुछ मंगवाना होता तो वो बुला कर भी नहीं देता था। खुशी उससे प्यार से बात करना चाहती थी लेकिन वो प्यार से बात करता ही नहीं था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके माँ बाप को भी खटकती थी, क्या नाम कि हमारा लड़का ये गलत कर रहा है, एक बच्ची हमारे घर ब्याह कर आई है लेकिन ये इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। अब योगेश की भाभी जो होती है वो ओमकार को सिखाती है और कहती है कि तुम्हें अपनी पत्नी से बात नहीं करनी है। और ऐसे वो अपनी भाभी से बहुत प्यार करता था और अपनी भाभी की बातें मानता था, वो अपनी पत्नी की बिल्कुल भी नहीं मानता था। अगर उसकी पत्नी उससे कुछ कहती भी थी तो उसमें मारपीट करता था। खुशी जो होती है देखती है, इसे 6-7 महीने हो जाते हैं और 6-7 महीने होने के बाद ओमकार जो होता है ऐसे थोड़ी सी प्यार से बात नहीं करता तो ये सोचती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अब खुशी जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है और खुशी परेशान होने के बाद अपने भाई को कॉल करती है और अपने भाई को कॉल करने के बाद कहती है कि मैं यहाँ पर बहुत परेशान हूँ, ये ओमकार अपनी भाभी की बात सुनता है, मेरी बात सुनता ही नहीं है। अब इसका भाई जो होता है इसे अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद वहीं पर रहने लगता है और कहता है कि तुम यहीं पर रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इधर ओमकार जो होता है अपनी भाभी की ही बातें मानता था और अपनी भाभी के ही साथ रहता था और जिसका बड़ा भाई होता था योगेश, वो भी से कुछ नहीं कहता था। अब ओमकार की भाभी कहती है कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए, विदेश जाना चाहिए, विदेश जाकर पैसा कमाना चाहिए ताकि हम दोनों खुश रह सके। उनके बीच ऐसे संबंध थे, वे सोचते थे कि हम दोनों एक साथ रहे और योगेश को छोड़ दे। तो उसकी भाभी यही चाहती थी, तो इसके मन में यही बात डालती है ओमकार के कि तुम विदेश जाओ पैसा कमाने और विदेश जब पैसा कमा लोगे तो मुझे भी बुला लेना और हम दोनों साथ में रहेंगे। अब अपनी भाभी की बातों में आ जाता है और अपना वीज़ा लगवाता है और कुछ महीने बाद वो विदेश चला जाता है। विदेश जाने के बाद वो वहाँ से पैसा कमाने लगता है और वहाँ के जितने भी पैसे थे वो अपनी भाभी के अकाउंट में डाला करता था हर महीने। अब इधर योगेश जो होता है और योगेश की पत्नी जो होते हैं ये सोचते हैं कि ओमकार जो है वो विदेश चला गया और इसकी पत्नी जो है अपने मायके चली गई है, तो हम क्यों ना ये जो ज़मीन है ये अपने नाम करवा लें। जब योगेश की पत्नी योगेश से ये बात कहती है तो योगेश कहता है कि ठीक कह रही हो, ओमकार तो विदेश रहने लगा है और वो क्या ही आएगा अब यहाँ पर। योगेश जो होता है वो भी लालच में आ जाता है और अपनी बीवी के कहने पर वो सोचता है कि ज़मीन घर मेरे नाम हो जाए। अब वो सोचने लगता है कि ये मेरे माता पिता मेरे नाम कैसे करेंगे, क्योंकि ओमकार और मेरे दोनों के नाम करेंगे, ये मेरे अकेले के नाम तो कर नहीं सकते।
अब उसकी पत्नी जो होती है उसे एक सलाह देती है और कहती है कि तुम इनसे ये कहो कि तहसील में जाना और तहसील में एक काम है, बस तुम्हें वहाँ पर थोड़ा सा काम है, बहुत ज़रूरी है, वो करके आना है। तो योगेश जो होता है अपने माता पिता से यही बात कहता है जाकर कि मम्मी पापा मुझे तहसील में कुछ काम है और तुम्हारी मुझे उसमें ज़रूरत है। तो उसके माँ बाप जो होते हैं वे तहसील में चले जाते हैं और जो योगेश होता है वो धोखे से घर और जितनी भी अचल संपत्ति होती है वो अपने नाम करवा लेता है। अब नाम करवाने के बाद जब वो घर आता है, घर आने के बाद 2-3 दिन बाद योगेश और योगेश की पत्नी सोचते हैं कि हम इस घर में नहीं रहेंगे और हम बाहर जाएंगे और बाहर जाकर दोनों एक साथ रहेंगे। इधर योगेश की पत्नी जो होती है वो ओमकार के साथ भी रह रही थी और योगेश के भी साथ रह रही थी। वो ओमकार का भी पागल बना रही थी और योगेश का भी पागल बना रही थी, लेकिन वो ओमकार के नहीं योगेश के साथ ही रहना चाहती थी, अपने पति के साथ रहना चाहती थी। बस वो चाहती थी कि ये ज़मीन सारी हमारे नाम हो जाए। अब ये ज़मीन जब सारी नाम करवा लेते हैं तो सोचते हैं कि हमें बाहर रहना चाहिए जाकर, और वे बाहर रहने से पहले अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप और सास ससुर को घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ हमारे नाम हो गया है, ये हमारी चीज़ है, अब तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। जब इसके माँ बाप ये बात सुनते हैं तो वे अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा हमारी क्या गलती है और तुम हमें घर से क्यों निकाल रहे हो, और तुम मेरे बेटे हो और तुम ओमकार के भी नाम कुछ नहीं करवाया और तुमने सब कुछ अपने नाम करवा लिया। तो जो योगेश होता है इसकी एक बात नहीं सुनता अपने माँ बाप की और वहाँ अपने माँ बाप को बाहर निकाल कर ताला लगा कर चले जाते हैं। अभी होता है इसे पूरे 2 साल हो जाते हैं और 2 साल होने के बाद अब ये सोचने लगता है कि मेरी भाभी मुझे फ़ोन क्यों नहीं करती। फ़ोन करे उन्हें काफ़ी दिन हो गए और उन्होंने अभी तक मुझे एक कॉल नहीं की, हर बार तो मुझे रोज़ कॉल कर लिया करती थी। अब ये सोचता है कि मुझे घर चलना चाहिए, मुझे यहाँ पर 2 साल हो गए हैं। तो योगेश का भाई जो होता है ओमकार, ये घर आने की तैयारी करने लगता है। इधर खुशी जो होती है इसकी स्थिति भी ऐसी हो जाती है, उसके भाई की पत्नी जो थी वो भी उसे ताना देती थी। खुशी जो थी वो बहुत परेशान हो चुकी थी उनके रोज रोज के तानों से, और उनका घर का सारा काम करती थी। वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो उस घर में रहना ही नहीं चाहती थी, वो भी उस घर से निकल जाती है। इधर योगेश के माँ बाप और ओमकार के माँ बाप जो होते हैं ये स्टेशन पर जाकर भीख मांगने लगते हैं और ये खुशी जो होती है इधर उधर भटकने लगती है। एक दिन इसकी नज़र इसके योगेश के माँ बाप पर जाती है और देखती है कि वे भीख मांग रहे हैं और ये उनसे जाकर पूछती है कि मम्मी पापा ये क्या हुआ आपको, और ओमकार और योगेश ने आपको घर से क्यों निकाल दिया। तो ये बताते हैं कि ओमकार तो विदेश चला गया अपनी भाभी के कहने से और योगेश ने हमें घर से निकाल दिया और हमारी जितनी भी संपत्ति थी अपने नाम करवा ली। जब खुशी ये बात सुनती है तो सोचने लगती है वे कितने गिरे हुए इंसान है, अपने माँ बाप को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और अपने भाई को भी नहीं छोड़ा, और वो कितनी गिरी हुई औरत है जिसने एक सास ससुर को रास्ते पर ला कर रख दिया और अपने देवर की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। खुशी जो होती है वो भी कुछ कर नहीं पाती क्योंकि उसका भी कोई और सहारा नहीं होता। वो भी उनके साथ रहने लगती है और वो एक तिरपाल सा डाल लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। वो अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करने लगते हैं और भीख मांग कर भी तीनों खाने लगते हैं। अब जैसे इधर ये योगेश इसका भाई होता है ओमकार, ये आने की तैयारी करता है तो ये हवाई जहाज से जैसे रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और रायबरेली के लिए बैठता है, तो रायबरेली से कुछ स्टेशन पहले ये रुक जाता है और सोचता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है तो मुझे कुछ खाना चाहिए। अब ये खाने के लिए जैसे ही स्टेशन पर उतरता है और देखता है कि मेरे बूढ़े माँ बाप भीख मांग रहे हैं, तो इनसे जाकर पूछता है कि मम्मी पापा आप ये क्या कर रहे हैं और आपको भीख मांगने की क्या ज़रूरत पड़ गई। और वो देखता है कि इसकी पत्नी जो है खुशी वो भी वहीं पर है, तो उनसे कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और योगेश भैया और भाभी कहाँ पर हैं और आप घर पर क्यों नहीं रहते। तो वे उन्हें सारी बात बताते हैं कि उनके साथ योगेश और योगेश की पत्नी ने उनके साथ क्या क्या किया। तो इधर ये ओमकार जो होता है रोने लगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने उनके चक्कर में अपने बूढ़े माँ बाप को भी नहीं देखा और भाभी के चक्कर में अपनी खुशी जो उसकी पत्नी होती है उसे भी नहीं देखा। तो वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं होते हैं क्योंकि जितने भी आज तक के पैसे थे वो अपनी भाभी के अकाउंट में डाल रहा था। अब वो सोचने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। अब ये जो होता है ओमकार जो होता है अपने बूढ़े माँ बाप और अपनी पत्नी को लेकर एक किराए का कमरा लेकर रहने लगता है। वो किराए का कमरा लेकर रहने लगता है तो कहता है कि तुम्हें काम करने की और भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं काम कर लूँगा। अब ये ओमकार जो होता है ये जगह लग जाता है, दुकान पर लग जाता है जहाँ पर लोडिंग का काम होता है, वहाँ पर लग जाता है और वहाँ पर करने लगता है। 1-2 महीने बीतने के बाद खुशी कहती है कि मुझे भी कुछ करा दो, एक सब्जी की दुकान करा दो, मैं उस पर बैठी रहूँगी। इधर उसके माँ बाप जो होते हैं भी कहते हैं कि हाँ बेटा करा दो, हम भी बैठे रहेंगे, हमारा मन नहीं लगता, हम घर में बोर हो जाते हैं। तो ओमकार जो होता है ये कुछ पैसे लेकर उधारी अपने मालिक से अपनी पत्नी और अपने बूढ़े माँ बाप को सब्जी की दुकान करा देता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं, कुछ साल बीतने के बाद ये ओमकार जो होता है इसे सब्जी मंडी की भी अच्छी पहचान हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी दुकान खोल लेता है और दुकान खोलने के बाद इसका अच्छा कारोबार चलने लगता है। अब इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। अब ये अपने बूढ़े माँ बाप और खुशी के साथ सही रहता है और अपना घर भी ले लेता है और घर लेने के बाद ये गाड़ी भी ले लेता है, इसके पास सब कुछ होता है।
इधर ये योगेश जो होता है, योगेश की पत्नी जो होती है, ये अपने योगेश अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल जाने के बाद वहीं पर रहने लगता है। जैसे इसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो ससुराल वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि जो अपने भाई का ही नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। वे इन्हें ये कहकर अपने घर से निकाल देते हैं। इधर योगेश की पत्नी अब सड़क पर आ चुके थे और सड़क पर आने के बाद ये सोचने लगते हैं कि हम कहाँ जाए और हमारा तो कोई भी नहीं है, हमने सब कुछ बेच दिया था अपना। अब ये जैसे ही रास्ते पर भटकने लगते हैं तो इनकी नज़र एक सब्जी वाली पर जाती है और देखते हैं कि ये तो खुशी है। और ये देखते हैं कि खुशी जो है तो इस सब्जी की दुकान की मालकिन है। अब ये खुशी के पास जाते हैं और खुशी के पास जब जाते हैं तो वहाँ पर इसके बूढ़े माँ बाप भी बैठे हुए थे और वहाँ पर ये जो योगेश का भाई होता है ओमकार, ये भी था। अब ये योगेश की पत्नी होती है अपने ससुर के पैरों में पड़ती है तो ओमकार कहता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे माँ बाप के पैरों में पड़ने की। तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मुझे मेरी पत्नी से अलग कर दिया और अपने बूढ़े माँ बाप को भी मेरे भाई ने नहीं देखा। ये बहुत गलत किया तुमने। वो अपने माँ बाप के पैर अपनी भाभी को नहीं छूने देता है तो उसकी भाभी रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है। योगेश जो होता है वो भी गिड़गिड़ाने लगता है तो उसके सास ससुर होते हैं, खुशी होती है, वो कहती है कि इन्हें माफ़ कर दीजिए, अब इनके पास कुछ नहीं है इन्हें। अब योगेश का भाई जो होता है उनका, उसका भी दिल पिघल जाता है और वो उन्हें माफ़ कर देता है और माफ़ करने के बाद वो अपने पैसों से उनके लिए एक अच्छी सी दुकान खुलवाता है और वे भी हंसी खुशी अब रहने लगते हैं। अब ये सब एक घर में रहने लगते हैं। इसकी भाभी जो होती है ये अपने देवर के साथ ऐसा करती है कि इसे अपनी पत्नी से अलग कर देती है और इसे पैसों के लिए विदेश भेज देती है। यहाँ पर ये योगेश और योगेश की पत्नी जो होते हैं बहुत लालची होते हैं, जो एक घर उजाड़ कर रख देते हैं और अपने बूढ़े माँ बाप की भी कदर नहीं करते। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपको दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको कहानी के बारे में बताना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।